नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे शरीर और पौधों के शरीर भी आखिर बने किस चीज से हैं? कोशिकाएं? कोशिकाएं, हाँ बिल्कुल। पर ये कोशिकाएं अकेले तो काम नहीं करती, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज हम ऊतकों यानी टिश्यूज की दिलचस्प दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। ये है क्या? क्यों जरूरी है? हम्म। हमारे पास एक काफी डिटेल्ड लेख है, शायद किसी टेक्स्ट बुक का हिस्सा लगता है, पर हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जरूरी बातें निकालकर समझें कि ये ऊतक आखिर क्या बला है। बिल्कुल। और देखिए, सोचना ऐसे है कि जैसे एक अकेले कोशिका वाला जीव है, हम्म। अमीबा मान लीजिए। हाँ। वो सब कुछ खुद ही कर लेता है, चलना, खाना, सांस लेना सब। हम्म। लेकिन हम जैसे मतलब बहुकोशिकीय जीवों में, हम्म। जहां अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, हाँ। वहां स्पेशलाइजेशन तो जरूरी है। हाँ। काम हाँ। बांटना पड़ता है। अच्छा, श्रम विभाजन जिसे कहते हैं। पर हर कोई अपना खास काम करे तो पूरा सिस्टम बढ़िया चलता है। और यहीं पर ऊतक यानी टिश्यूज आते हैं। अच्छा, तो ऊतक मतलब कोशिकाओं की एक टीम जो एक खास काम करने के लिए साथ आई है। एकदम सही। जैसे हमारी मांसपेशियां जो सिकुड़कर हमें हिलाती हैं, या फिर पौधों में वो पानी ऊपर ले जाने वाली नलियां। बिल्कुल बिल्कुल। ऊतक कोशिकाओं का वो समूह है जिनकी आप कह सकते हैं बनावट मिलती जुलती होती है, या फिर वो मिलकर एक एक निश्चित लक्ष्य हासिल करते हैं। हम्म। और ये टीमें पौधों और जानवरों में काफी अलग अलग होती हैं। हाँ, ये लेख भी यही सवाल उठाता है कि क्या पौधे और जानवर एक ही तरह के ऊतकों से बने हैं? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पौधे एक जगह खड़े रहते हैं बेचारे, जानवर घूमते फिरते हैं। इसका तो जरूर असर पड़ता होगा उनकी टिश्यूज पर। अरे बहुत बड़ा असर पड़ता है। सोचिए, पौधों को सीधा खड़ा रहना है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, हवा झेलनी है, पानी झेलना है। सही। इसके लिए उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत होती है। तो पौधों में बहुत सारे सहायक ऊतक होते हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से कई मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। मृत कोशिकाएं वो सहारा कैसे दे सकती हैं? देखिए, ये मृत कोशिकाएं जैसे पेड़ की छाल या अंदर की लकड़ी, वो बिना कोई ऊर्जा खर्च किए एक कठोर ढांचा देती हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अच्छा। जबकि जानवर, उन्हें तो चलना फिरना है, शिकार करना है या खुद बचना है, उन्हें लगातार ऊर्जा चाहिए। हाँ। इसलिए उनके ज्यादातर ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, जो ज्यादा एक्टिव रह सकें, ज्यादा मेटाबॉलिज्म। और उनके बढ़ने का तरीका भी अलग होता है ना? पौधी तो बस ऊपर और बाहर की तरफ बढ़ते रहते हैं जब तक जिएं। हमारा शरीर तो एक हद के बाद रुक जाता है। हाँ, ये भी एक बड़ा अंतर है। पौधों में जो वृद्धि है, वो कुछ खास इलाकों तक ही सीमित होती है। उन्हें कहते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम। और ये जीवन भर चलती रह सकती है। जैसे पेड़ की चोटी या जड़ों के सिरे, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। हम्म। जानवरों में कोशिका वृद्धि ज्यादातर पूरे शरीर में मतलब फैली होती है, और एक उम्र के बाद आमतौर पर रुक जाती है। हाँ। ये सब जीवन जीने के अलग अलग तरीकों का नतीजा है। एक ठहरावा जीवन बनाम एक गतिशील जीवन। चलिए पहले पौधों के ऊतकों को थोड़ा थोड़ा और करीब से देखते हैं। लेख में कहा गया है कि दो मुख्य प्रकार हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब वो जो विभाजित होते रहते हैं, ग्रोथ वाले इलाके। बिल्कुल। मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधे के ग्रोथ जोन है, आप कह सकती हैं। यहाँ की कोशिकाएं मानो लगातार नई कोशिकाएं बनाने की फैक्ट्री हैं। अच्छा। ये बहुत सक्रिय होती हैं। उनका कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म काफी गाढ़ा होता है, और नाभिक न्यूक्लियस बड़ा और स्पष्ट होता है। हम्म। इनमें वैक्यूल्स, वो जो खाली जगह होती हैं कोशिका में, वो लगभग नहीं होती, क्योंकि उनका काम स्टोर करना नहीं है, बल्कि फटाफट विभाजित होना है। और ये होते कहाँ कहाँ है? आपने सिरों का जिक्र किया था। हड्डी को होता है एपिकल मेरिस्टेम। ये तने और जड़ के बिल्कुल सिरे पर होता है, टिप पर। अच्छा। ये पौधे को लंबा करता है। हम्म। फिर होता है लैटरल मेरिस्टेम, या कैम्बियम भी कहते हैं। हम्म। ये तने और जड़ की मोटाई मतलब गर्थ बढ़ाता है। जैसे पेड़ का तना साल दर साल मोटा होता जाता है। हाँ बिल्कुल भाई। हम्म। और कुछ पौधों में पत्तियों के बेस पर या टहनियों के जोड़ों पर, जिन्हें नोड कहते हैं, वहां इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी होता है। इंटर कैलोरी। हाँ, ये घास जैसी चीजों को मान लीजिए किसी जानवर ने चर लिया या हमने काट दिया, तो दोबारा बढ़ने में मदद करता है। अच्छा। लेख में एक प्याज की जड़ वाले प्रयोग का भी जिक्र है कि अगर जड़ का सिरा काट दें तो वो लंबी होनी बंद हो जाती है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम का ही कमाल है। वही, बिल्कुल वही। वो प्रयोग यही दिखाता है कि लंबाई बढ़ाने वाली जो फैक्ट्री है, वो सिरे पर ही है। उसे हटा दो तो लंबाई बढ़नी बंद। समझ गई। तो जब मेरिस्टेम की कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं,
तब उनका क्या होता है? क्या वो परमानेंट ऊतक बन जाती हैं? एकदम। जब ये कोशिकाएं विभाजित होना बंद करके कोई खास काम करने लगती हैं, मान लीजिए सहारा देना या भोजन बनाना या पानी पहुंचाना, तो वो स्थायी मतलब परमानेंट ऊतक बन जाती हैं। हम्म इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं, डिफरेंशिएशन। हम्म जैसे कोशिका ने अपना करियर पाथ चुन लिया हो। करियर बात ठीक है। तो ये परमानेंट ऊतक भी कई तरह के होते होंगे? लेख में सरल और जटिल का जिक्र है। हाँ, सरल स्थायी ऊतक वो हैं जिनमें एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक ही टाइप की। ठीक है। इनमें 3 मुख्य प्रकार हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, ये नाम तो बहुत सुनने में आता है। ये क्या करता है? पैरेन्काइमा सबसे आम है। आप कह सकते हैं कि ये पौधे का फिलर टिश्यू है, बेसिक टिश्यू। फिलर टिश्यू। हाँ, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, दीवारें पतली होती हैं और इनके बीच अक्सर खाली जगह होती है, अंतरकोशिकीय स्थान। इनका मुख्य काम है भोजन स्टोर करना। जैसे आलू में स्टार्च स्टोर होता है, वो पैरेन्काइमा में ही होता है। अच्छा। और अगर इनमें क्लोरोफिल हो तो यही क्लोरेन्काइमा बन जाती हैं और फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, जैसे पत्तियों में। वाह। और जलीय पौधों में यही पैरेन्काइमा एरेन्काइमा बन जाती है। उनमें हवा भरी रहती है, बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं। इससे पौधा पानी पर तैर पाता है। कमाल है। अच्छा, और कोलेन्काइमा, ये कैसा सपोर्ट देता है? कोलेन्काइमा पौधों को लचीलापन देता है और साथ में सहारा भी, खासकर जो नए बढ़ते हुए तने होते हैं या पत्तियों की डंठल, उनको। लचीलापन। हाँ, सोचिए जैसे कोई पौधा हवा में लहराता है बट टूटता नहीं आसानी से, वो कोलेन्काइमा का कमाल हो सकता है। इसकी कोशिकाएं जीवित और थोड़ी लंबी होती हैं और कोनों पर, सिर्फ कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, जैसे किसी फ्रेम को कोनों पर मजबूती दी गई हो। ये लचीला सपोर्ट है, प्लास्टिक जैसा। और स्क्लेरेन्काइमा, ये तो नाम से ही कठोर लगता है। बिल्कुल, स्क्लेरेन्काइमा मतलब पौधे का कंक्रीट समझ लीजिए, या स्टील। ये पौधे को कठोरता और मजबूती देता है। नारियल का वो सख्त छिलका याद है? हाँ। हाँ, वो स्क्लेरेन्काइमा ही है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक पदार्थ से बहुत ज्यादा मोटी और कठोर हो जाती हैं। लिग्निन। हाँ, लिग्निन। ये दीवारें इतनी मोटी हो सकती हैं कि अंदर कोई जगह ही ना बचे। ये पौधे को बहुत ज्यादा मजबूती देता है। तनों में, पत्तियों की नसों में, बीजों और नट्स के कवर में मिलता है ये। पौधे की जो बाहरी त्वचा होती है, हाँ। एपिडर्मिस, वो भी तो एक ऊतक है। हाँ, उसका क्या काम है? हाँ, एपिडर्मिस पौधे का सुरक्षा कवच है, एकदम बाहरी परत। आमतौर पर एक ही कोशिका जितनी मोटी होती है। ये पौधे को पानी के नुकसान से, चोट से और फंगस जैसे कीटाणुओं के हमले से बचाती है। अच्छा। रेगिस्तानी पौधों में ये मोटी हो सकती है और इस पर एक मोम जैसी परत भी होती है, क्यूटिन की, ताकि पानी ज्यादा न उड़े। और जड़ों में? जड़ों में यही एपिडर्मिस की कोशिकाएं लंबे पतले बालों जैसे रेशे बनाती हैं, रूट हेयर्स। इनसे पानी सोखने की सतह बहुत बढ़ जाती है। और पत्तियों पर वो छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा, वो भी एपिडर्मिस का ही हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। स्टोमेटा एपिडर्मिस में छोटे छोटे दरवाजों की तरह। हर स्टोमेटा 2 गार्ड कोशिकाओं से घिरा होता है, जो किडनी या बीन के आकार की होती हैं। गार्ड कोशिकाएं। हाँ, यही गार्ड कोशिकाएं स्टोमेटा को खोलती और बंद करती हैं। इन्हीं छेदों से पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। अच्छा। गैस एक्सचेंज। हाँ, गैस एक्सचेंज। और इन्हीं से अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये पौधे के लिए सांस लेने और अपना तापमान कंट्रोल करने जैसा है। और जब पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो तने पर वो मोटी छाल आ जाती है, क्या वो एपिडर्मिस की जगह ले लेती है? सही पकड़े। जैसे जैसे तना मोटा होता है, बाहरी एपिडर्मिस फट जाती है और उसकी जगह कॉर्क या छाल ले लेती है। ये कॉर्क एक दूसरे मेरिस्टेम से बनता है जो अंदर होता है। अच्छा। कॉर्क की कोशिकाएं मृत होती हैं और बहुत पास-पास जमी होती हैं, बिना खाली जगह के। और उनकी दीवारों में स्यूबेरिन नाम का एक पदार्थ होता है। सुबेरिन। हाँ, स्यूबेरिन। ये वाटरप्रूफ होता है। ये पानी और गैसों को आर पार जाने से रोकता है और पेड़ को बाहरी चोट और कीटाणुओं से बचाता है। अब आते हैं जटिल स्थायी ऊतकों पर, जाइलम और फ्लोएम। ये जटिल क्यों कहे जाते हैं? ये जटिल इसलिए हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब इनमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं जो एक टीम की तरह मिलकर एक कॉमन काम करती हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। इसे संवहनी बंडल या वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जमीन पर रहने वाले पौधों के लिए यह सिस्टम बेहद जरूरी है।
जाइलम का काम क्या है? पानी ऊपर ले जाना, है ना? हाँ, जाइलम का मुख्य काम है जड़ों से पानी और उसमें घुले हुए खनिज लवणों को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाना। ये एक तरह की वाटर पाइपलाइन है। पाइपलाइन। इसमें मुख्य रूप से ट्रैकेड और वेसल्स नाम की नली जैसी संरचनाएं होती हैं। अच्छा। इनकी दीवारें मोटी होती हैं और परिपक्व होने पर ये अक्सर मृत हो जाती हैं, लेकिन पानी के लिए रास्ता खुली रखती हैं। अच्छा। इसमें कुछ जीवित पेरेन्काइमा कोशिकाएं भी होती हैं जो भोजन संग्रह करती हैं और कुछ फाइबर होते हैं जो सहारा देते हैं। और फ्लोएम ये भोजन पहुंचाता है। बिल्कुल, फ्लोएम का काम है पत्तियों में बने भोजन मतलब शुगर को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना जहां भी उसकी जरूरत हो, जैसे जड़ों में, फलों में, फूलों में। तो ये फूड डिलीवरी नेटवर्क जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इसकी मुख्य परिवहन कोशिकाएं हैं छलनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स। ये जीवित होती हैं और इनकी दीवारें छिद्रित होती हैं, छलनी जैसी। इनके साथ साथी कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स होती हैं जो इनकी मदद करती हैं। कमाल है, पौधों के अंदर भी कितना कुछ जटिल सिस्टम चल रहा है। चलिए अब जानवरों की दुनिया में कदम रखते हैं। लेख की शुरुआत में था कि जब हम सांस लेते हैं और छाती हिलती है, वो मांसपेशियों का काम है और ऑक्सीजन खून ले जाता है। तो ये दोनों जंतु ऊतक हुए। हाँ, बिल्कुल। जानवरों में ऊतकों को उनके काम के आधार पर 4 मुख्य ग्रुप्स में बांटा जाता है: एपिथेलियल, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल से शुरू करते हैं। हाँ, ये त्वचा जैसा कुछ है क्या, कवरिंग वाला? हाँ, एपिथेलियल ऊतक शरीर का कवरिंग या लाइनिंग टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये हमारी त्वचा की बाहरी परत बनाता है। शरीर के अंदर के अंगों जैसे मुंह, पेट, आंत, खून की नलियों, फेफड़ों की थैलियों, इन सब की अंदरूनी सतह भी इसी से बनी होती है और ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स भी इसी से बनती हैं। अच्छा, तो इसका मुख्य काम प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन तो है ही, साथ ही ये चीजों को सोखने, एब्जॉर्प्शन या बाहर निकालने, सिक्रीशन में मदद करता है। और ये एक बैरियर भी बनाता है शरीर के अलग-अलग सिस्टम्स को अलग रखने के लिए। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? क्या इनमें भी प्रकार होते हैं? एपिथेलियल कोशिकाएं आमतौर पर बहुत पास-पास सटी होती हैं, टाइटली पैक्ड, जैसे दीवार में ईंटें। इनके बीच बहुत कम खाली जगह होती है। और इनके कई प्रकार होते हैं जो उनके आकार और काम पर निर्भर करते हैं। जैसे जहां चीजों का तेजी से आर पार जाना जरूरी है, जैसे फेफड़ों की हवा की थैलियों एल्वियोलाई में या खून की बहुत पतली नलियों कैपिलरीज में, हाँ। वहां ये कोशिकाएं बहुत पतली और चपटी होती हैं। इन्हें सिंपल स्क्वैमस कहते हैं, जैसे कोई बहुत पतला फिल्टर पेपर हो। और त्वचा जैसी जगह पर जहां रगड़ ज्यादा लगती है, वहां ये कोशिकाएं एक के ऊपर एक कई परतों में जमी होती हैं ताकि नीचे की परतें सुरक्षित रहें। इसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कहते हैं। ये टूट-फूट से बचाता है, जैसे कवच। फिर जहां सोखने या स्राव का काम ज्यादा होता है, जैसे हमारी आंत के अंदरूनी दीवार पर, वहां कोशिकाएं लंबी होती हैं, खंबे जैसी। इन्हें कॉलमनर कहते हैं। कॉलमनर। और कुछ जगहों पर, जैसे हमारी सांस की नली में, इन कॉलमनर कोशिकाओं पर छोटे बालों जैसे सिलिया होते हैं। सिलिया। हाँ, ये सिलिया हिल सकते हैं और बलगम जैसी चीजों को आगे धकेल कर रास्ते को साफ रखते हैं। इन्हें सिलिएटेड कॉलमनर कहते हैं। अच्छा। और कुछ ग्रंथियों या किडनी की नलिकाओं में ये कोशिकाएं घन मतलब क्यूब के आकार की होती हैं। ये क्यूबॉइडल कहलाती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देती हैं। और ग्रंथियां, ग्लैंड्स। हाँ, कभी-कभी एपिथेलियल टिश्यू का कुछ हिस्सा अंदर की तरफ मुड़कर एक ग्रंथि बना लेता है, जो कुछ खास पदार्थ जैसे पसीना या लार या हार्मोन स्रावित करती है। उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। समझ गई। अब आते हैं संयोजी ऊतक पर, कनेक्टिव टिश्यू। इसका नाम ही बता रहा है कि ये चीजों को जोड़ता होगा। बिल्कुल। संयोजी ऊतक का मुख्य काम ही है शरीर के अलग-अलग हिस्सों को, अलग-अलग ऊतकों को आपस में जोड़ना, सहारा देना और बांध कर रखना। इसकी खास बात यह है कि इसकी कोशिकाएं आमतौर पर बिखरी हुई होती हैं और एक मैट्रिक्स नाम के पदार्थ में धसी रहती हैं। मैट्रिक्स मतलब कोशिकाओं के बीच का सामान। ये कैसा हो सकता है? हाँ, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ये अलग-अलग संयोजी ऊतकों में बहुत अलग हो सकता है। मैट्रिक्स की प्रकृति ही उस ऊतक का काम तय करती है। जैसे? जैसे ये तरल हो सकता है, बिल्कुल लिक्विड, जैसे खून में होता है, प्लाज्मा। तो खून भी एक संयोजी ऊतक है? वाह। हाँ, खून एक तरल संयोजी ऊतक है। उसका मैट्रिक्स प्लाज्मा पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। उसमें आरबीसीज,
WBCs और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। अच्छा, और ठोस मैट्रिक्स? ठोस मैट्रिक्स होता है हड्डी यानी बोन में। ये कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से बना होता है, एकदम कठोर। ये शरीर को ढांचा देता है, मजबूती देता है, मांसपेशियों को जुड़ने की जगह देता है और अंदर के अंगों की रक्षा करता है। और उपास्थि, कार्टिलेज, वो कैसा होता है? उपास्थि या कार्टिलेज का मैट्रिक्स ठोस तो होता है, पर हड्डी जितना सख्त नहीं होता, थोड़ा लचीला होता है। ये प्रोटीन और शुगर से बना होता है। कहाँ मिलता है ये? ये हमारे कान के बाहरी हिस्से में, नाक की नोक पर और हड्डियों के जोड़ों पर मिलता है। वहां ये हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है। हमारी सांस की नली, ट्रैकिया और स्वर यंत्र लैरिंक्स में भी होता है। देखिए, आप कान को मोड़ सकती हैं, पर बाह की हड्डी को नहीं। हाँ, सही बात है। और जो चीजें हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती हैं या मांसपेशियों को हड्डियों से? वो भी संयोजी ऊतक ही हैं। लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन इनमें काफी लचीलापन भी होता है ताकि जोड़ हिल सकें। इनमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। अच्छा। और टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। ये रेशेदार ऊतक होते हैं। इनमें मजबूती बहुत होती है, पर लचीलापन कम होता है, ताकि मांसपेशी की ताकत हड्डी तक पहुंच सके। आप इन्हें मजबूत रस्सी जैसा समझ सकती हैं। इनके अलावा भी हैं? लेख में एरियोलर और एडिपोज का जिक्र था। हाँ, एरियोलर ऊतक एक तरह का पैकिंग मटेरियल है, ढीला ढाला संयोजी ऊतक। ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच, खून की नलियों और नसों के आसपास और बोन मैरो में पाया जाता है। ये अंगों के बीच की खाली जगह भरता है, अंदरूनी अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत में भी मदद करता है। और एडिपोज ऊतक? ये तो चर्बी हुई। हाँ, एडिपोज ऊतक यानी वसा ऊतक या फैट टिश्यू। इसकी कोशिकाएं वसा यानी फैट जमा करती हैं। ये त्वचा के नीचे और अंदरूनी अंगों के बीच पाया जाता है। ये ऊर्जा का भंडार है और शरीर को गर्म रखने में, मतलब इंसुलेशन में, भी मदद करता है। कुशनिंग भी देता है। अब वो ऊतक जो हमें हिलाता डुलाता है, पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू? सही। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें पेशी फाइबर या मसल फाइबर्स भी कहते हैं। इनमें खास प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये सिकुड़, कॉन्ट्रैक्ट और फैल, रिलैक्स कर सकते हैं। और इसी सिकुड़ने फैलने से शरीर में गति पैदा होती है। क्या सारी मांसपेशियां एक जैसी होती हैं? क्योंकि हम हाथ पैर तो अपनी मर्जी से हिला लेते हैं, पर जैसे दिल का धड़कना है या पेट में खाना आगे बढ़ना है, वो तो अपने आप होता है। बिल्कुल सही सवाल। इसी आधार पर पेशीय ऊतक 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के? हाँ, पहला है रेखित पेशी, स्ट्रिएटेड मसल। इन्हें हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। अच्छा। ये ज्यादातर हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल भी कहते हैं। ये हमें चलने फिरने, उठने बैठने में मदद करती हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पर इनमें हल्की और गहरी धारियां लिखती हैं, इसलिए रेखित कहलाती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब एक कोशिका में कई नाभिक? हाँ, कई न्यूक्लियस। दूसरा प्रकार है अरेखित पेशी, स्मूथ मसल। ये हमारी इच्छा से नहीं चलती, ये इनवॉलंटरी होती हैं। ये हमारे अंदरूनी अंगों जैसे पेट, आंत, खून की नलियों की दीवारों में होती हैं। ये खाना आगे बढ़ाने या खून की नलियों को सिकोड़ने फैलाने जैसे काम करती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी, नुकीले सिरों वाली, धुरी के आकार की, स्पिंडल शेप्ड होती हैं और इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। इनमें धारियां नहीं होती, इसलिए अरेखित कहलाती हैं। और तीसरा प्रकार? तीसरा है हृदय पेशी, कार्डियक मसल। ये भी अनैच्छिक हैं, इनवॉलंटरी हैं, और जैसा नाम से ही पता है, ये सिर्फ दिल में पाई जाती हैं। सिर्फ दिल में? हाँ, ये बिना थके जीवन भर एक लयबद्ध तरीके से सिकुड़ती और फैलती रहती हैं, जिससे दिल धड़कता है। इनकी कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं, शाखित, ब्रांच्ड होती हैं और एक नाभिकीय, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इनमें हल्की धारियां भी दिखती हैं। तो इन सारी मांसपेशियों को, चाहे वो हमारी मर्जी से चले या अपने आप, और बाकी शरीर को भी कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पर तंत्रिका ऊतक का रोल आता है। बिल्कुल। तंत्रिका ऊतक शरीर का कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम है। इसका काम है उत्तेजना या स्टिमुलस को ग्रहण करना और फिर संदेशों यानी नर्व इम्पल्स को बहुत तेजी से शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना और शरीर की सारी गतिविधियों में तालमेल बिठाना। हमारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और सारी नसें
ये सब इसी ऊतक से बनी है। इसकी कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं ना, वो जो लंबी लंबी तारें जैसी दिखती हैं डायग्राम में। हाँ, तंत्रिका ऊतक की मुख्य कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। हर न्यूरॉन में एक मुख्य हिस्सा होता है जिसे सेल बॉडी कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। हाँ। इससे पतले धागे जैसे रेशे निकलते हैं। छोटे शाखित रेशों को डेंड्राइट्स कहते हैं। ये संदेश को रिसीव करते हैं, मतलब सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। और एक लंबा रेशा होता है एक्सॉन, जो संदेश को सेल बॉडी से दूर आगे भेजता है। और ये एक्सॉन बहुत लंबे हो सकते हैं। हाँ, कुछ न्यूरॉन्स के एक्सॉन 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। सोचिए, आपकी रीढ़ की हड्डी से पैर के अंगूठे तक एक ही कोशिका का हिस्सा। कमाल है। और नसें क्या हैं फिर? नसें इन्हीं लंबे एक्सॉन्स, जिन्हें नर्व फाइबर भी कहते हैं, का बंडल होती हैं। जैसे बिजली के केबल में कई तारें होती हैं ना, वैसे ही इन बंडल्स को संयोजी ऊतक ने साथ में बांधा होता है। अच्छा। जी, आपकी रीढ़ की हड्डी से पैर के अंगूठे तक एक ही कोशिका का हिस्सा जा सकता है। कमाल है। और नसें क्या हैं फिर? नसें इन्हीं लंबे एक्सॉन्स, जिन्हें नर्व फाइबर भी कहते हैं, का बंडल होती हैं। जैसे बिजली के केबल में कई तारें होती हैं ना, वैसे ही इन बंडल्स को संयोजी ऊतक ने साथ में बांधा होता है। अच्छा। इन्हीं नसों के जरिए दिमाग और रीढ़ की हड्डी से संदेश मांसपेशियों और ग्रंथियों तक जाते हैं, और हमारे सेंस ऑर्गन से जानकारी दिमाग तक पहुंचती है। असल में जानवरों में ये जो तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक का आपसी तालमेल है, उनका फंक्शनल कॉम्बिनेशन, यही उन्हें बाहरी उत्तेजनाओं मतलब स्टिमुलाई पर तेजी से प्रतिक्रिया करने और हरकत करने लायक बनाता है। ये जिंदा रहने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ऊतक सिर्फ कोशिकाओं का ढेर नहीं है। ये तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीमें हैं जो पौधों और जानवरों दोनों में जीवन को चलाने के लिए जरूरी हैं। वो श्रम विभाजन वाली बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो हाँ, पौधों में मेरिस्टेमेटिक ऊतक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि स्थायी ऊतक, चाहे वो सरल हों जैसे पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या जटिल जैसे जाइलम फ्लोएम, वो संरचना, सहारा, भोजन निर्माण, पानी और भोजन का परिवहन और सुरक्षा जैसे काम संभालते हैं। और जानवरों में एपिथेलियल ऊतक बाहरी और भीतरी सतहों की कवरिंग और प्रोटेक्शन करते हैं। संयोजी ऊतक जैसे खून, हड्डी, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन शरीर के हिस्सों को जोड़ते हैं और सहारा देते हैं। पेशीय ऊतक रेखित, अरेखित, हृदय गति पैदा करते हैं। और तंत्रिका ऊतक पूरे सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। और अब जाते जाते एक सवाल सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, हमने बात की कि पौधों में बहुत सारे सहायक ऊतक मृत होते हैं, जबकि जानवरों में ज्यादातर जीवित। इस अंतर को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, क्या पौधों और जानवरों में चोट लगने पर ऊतकों की मरम्मत मतलब रिपेयर या उनके दोबारा बनने यानी रीजेनरेशन की प्रक्रिया भी मौलिक रूप से अलग-अलग होती होगी? अच्छा सवाल है। क्या इसमें पौधों की जो वृद्धि सिर्फ कुछ खास जगहों पर होती है और जानवरों की जो ज्यादा फैली हुई वृद्धि होती है, उसका भी कोई रोल हो सकता है? इस पर विचार कीजिएगा।